हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर है। जैसे कि आप स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं, आपके पास दो वेव फॉर्म्स नज़र आ रही हैं। एक वेव फॉर्म जो है वो डीसी की है, डायरेक्ट करंट की है। डायरेक्ट करंट जो होता है उसके अंदर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है इसके अंदर। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसमें जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसमें साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव साइकिल होता है, नेगेटिव साइकिल होता है। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स होते हैं, ये ऊपर वाला जो साइकिल है इसको पॉजिटिव कहते हैं, क्योंकि ये जीरो के रेफरेंस से पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर चल रहा है, तो ये पॉजिटिव साइकिल कहलाता है। नीचे वाला नेगेटिव साइकिल कहलाता है। और ये जो साइकिल्स होते हैं ये बेसिकली करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो एसी करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर आप करंट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं, अल्टरनेटिंग में पोलैरिटीज चेंज होती है और डायरेक्शन भी साथ में करंट के फ्लो की चेंज होती है। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपके पास स्कीम ऑफ लेसन आ रही है स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बेसिक एसी जनरेशन बताऊंगा, उसके बाद में साइकिल, एसी साइकिल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। फिर एसी वेव फॉर्म जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो हम डिस्कस करेंगे क्या होती है। देन पीरियड डिस्कस करेंगे कि एक साइकिल जितना टाइम लेता है अगर करने में वो एक पीरियड कहलाता है, उसको डिस्कस करेंगे। देन पीक टू पीक वैल्यू डिस्कस करेंगे। देन एवरेज वैल्यू डिस्कस करेंगे। देन इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की, अफेक्टिव वैल्यू को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओम्स लॉ पर आएंगे और डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ अल्टरनेटिंग सर्किट्स में किस तरह से अप्लाई हो रहा होता है। देन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट जो है वो पास होता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है, उसको डिस्कस करेंगे। देन जब आप एक कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास कराते हैं तो कॉइल बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह एक बार मैग्नेट बिहेव करता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर पोलैरिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसमें नॉर्थ पोल पोल जो है वो किस जगह फॉलो फॉर्म हो रहा होता है, और साउथ पोल मैग्नेट का जो है वो किस जगह फॉर्म हो रहा होता है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आज का लेक्चर आपके आगे समराइज करूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। सबसे पहले मैं आपको ये डिफरेंस बता दूं कि अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में क्या फर्क होता है, एसी एंड डीसी में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये आप डायग्राम भी देख रहे हैं, और थोड़ा सा मैंने जब आपको प्रीएम्बल दिया था आपके आज के लेक्चर का बिगिनिंग आपको बताई थी, तो मैंने डिस्कशन भी किया था कि ये देखिए डायरेक्ट करंट के अंदर जो है वो आप लाइन देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है, जब कभी आप डीसी करंट को मेजर करेंगे और देखेंगे अपने ऑसिलोस्कोप के ऊपर, जब आप लैब में जाएंगे तो वहाँ ऑसिलोस्कोप है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप भी है और एनालॉग ऑसिलोस्कोप्स भी हैं। जब आप उन पे डीसी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि डीसी के जो लेवल होगा, वोल्टेज लेवल, वो एक स्पेसिफिक जो आप वोल्टेज आप पावर सप्लाई पे या जिस जगह पे भी आप मेजर कर रहे हैं वहां पर जो वोल्टेज लेवल आ रहा होगा वही वोल्टेजेस आ रहे होंगे डीसी के अंदर। डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। डायरेक्ट करंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, व्हाइल अल्टरनेटिंग करंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो अपना एम्पलीट्यूड भी देखें, ये एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, जीरो से शुरू हुआ, फिर पीक वैल्यू के ऊपर गया, फिर वापस जीरो पे आ गया। तो एम्पलीट्यूड के अंदर भी जो है उसके वो चेंज आता है। और डायरेक्शन, एक दफा वो पॉजिटिव साइकिल होता है तो उसके फ्लो की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है। जब नेगेटिव साइकिल आता है तो उसके फ्लो की डायरेक्शन उसमें चेंज हो जाती है। तो एवरी ईच एंड एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल के अंदर जब वो साइकिल चेंज होता है तो वो डायरेक्शन अपनी चेंज करता है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी हमने ये समझ लिया कि जो यूनी डायरेक्शनल करंट होता है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो डायरेक्ट करंट है। और जो करंट कंटिन्यूसली अपनी एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है, दैट इज नोन एज ए अल्टरनेटिंग करंट। आइए एक वीडियो देखते हैं रिगार्डिंग दी एसी वर्सेस डीसी। We've now seen and heard a lot about the flow of current in a circuit. But in everything we've seen, the current has always been flowing around in one direction. Such a current is called direct current, DC. In real life, the direct current causes a steady reading to one side of zero on the measuring instrument. But current also exists in a different form in which the direction of the current goes first one way and then the other, and of course is called alternating current. ये आप देख रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट आपको दिखा रहा है, इसमें पोलैरिटीज चेंज हो रही हैं।
आप गौर से देखें इस एनिमेशन को, तो आप देखेंगे कि एक तरफ पहले ये जो आपको स्क्रीन पे मैं इंडिकेट भी कर रहा हूँ, ये प्लस इस तरफ है, अगले साइकिल में प्लस इधर चला जाएगा, माइनस इधर आ जाए, तो पोलैरिटी इसमें जो है वो चेंज होती है, और इसको कहते हैं जी अल्टरनेटिंग करंट। वेयर एज द डीसी, उसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती, इट्स कॉल्ड द यूनिडायरेक्शनल करंट, इट फ्लोज ऑन इन ओनली वन डायरेक्शन। AC. Here, an alternating current is causing the pointer in the instrument to swing first to one side and then to the other side. अब ये एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा रहे हैं, इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट कनेक्ट किया, तो आप देखें कि जो नीडल है वो जीरो के इर्द गिर्द जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, पीक्स पे जा रही है, फिर जीरो पे आ रही है, फिर पीक्स पे जा रही है, नेगेटिव पीक पे जा रही है, फिर जीरो पे आ रही है, वो ये बेसिकली ये अल्टरनेटिंग करंट को इंडिकेट कर रहा है गैल्वानोमीटर। But this is a very slow alteration, and the sort of AC we will be dealing with changes direction many times in a second. Power generation and transmission for our homes is AC, and there are excellent reasons for preferring AC. हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही होती है वो एसी सप्लाई होती है, और उसके रीजंस आगे हम फर्दर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। C to DC. Cities, towns, and villages all over the country need enormous amounts of electrical power. To make this power available cheaply, it is distributed at very high voltages, which are far higher than we can safely make use of in our homes. In other words, before we can safely use the power, we have to reduce the voltage somehow. Now, it so happens that electrical devices known as transformers can easily change the voltages of AC, either up or down. ये आपको एक ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है, और बेसिकली ये आपको बेसिक बता रहा है कि हमारे पास जो घरों में आप जो जनरेशन होती है वो हाई वोल्टेज लेवल्स के ऊपर होती है, ट्रांसमिशन जो होती है वो हाई वोल्टेज लेवल्स पे होती है, और उसके बाद फिर हमारे घरों में जो अप्लाइंसेस होती हैं वो लो वोल्टेज लेवल्स की होती हैं। तो एसी जो है वो बड़ा इसमें कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास एक डिवाइस है जो आपको पिक्चर में भी नज़र आ रही है, इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये जो है ये वोल्टेज हाई वोल्टेजेस को लो वोल्टेज के ऊपर ले जाती है, स्टेप डाउन कर देती है उनको, और फिर हम फर्दर अपना जो जो भी एरियाज हैं उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर लगा होता है, और उसको कुछ जगहों पर पीएमटी भी कहते हैं, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, मोस्टली दे आर माउंटेड ओवर द पोल, पोल के ऊपर ये माउंट होते हैं, तो इसको पीएमटी भी एक्चुअल में वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और हाई वोल्टेज लेवल्स सच एस 11,000 वोल्टेज और 25,000 वोल्टेज इसको 220 के अंदर कन्वर्ट करके आपके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये सिर्फ एसी की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करती है। सही, म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के अंदर होती है, डीसी में नहीं होती, क्योंकि डीसी के अंदर जो वोल्टेज जो आपका होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जब उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और वो कॉइल में से पास होता है तो वो एक स्टडी फील्ड बनाता है, फील्ड के अंदर वेरिएशन नहीं होती, और जब फील्ड के अंदर एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करता, फील्ड के अंदर डायरेक्शन वेरी नहीं करती, तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस के जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होती, और म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होती तो फिर ट्रांसफार्मर जो है वो काम ही सही। Direct current is measured in amps, but with a difference. Let's see what the difference is. Take 1 amp DC. When 1 amp flows, a known very large number of electrons passes a point in 1 second. Well, it's the same for AC, except that the electrons flow past the point in one direction, then reverse and flow past in the other direction. Suppose we have a simple circuit in which, using some sort of switch, we can make the current flow either way through the resistor, and we plot on a graph the current flowing at any moment. For a little while, with the switch open, there is no current flowing.
Then we switch the current on in the positive direction. And at once we have a positive current flowing in the circuit. We show it above the zero line. Then we quickly reverse the direction of the current so that we now have a similar negative current flowing, and we show that below the line. Every time the current reverses, the graph moves to the other side of the line. This is a waveform of a simple alternating current. अच्छा जी, ये जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है ये वेव फॉर्म शो कर रहा है, सही ना। अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म होती है और आपने मोस्टली देखा होगा साइन वेव बना रहे होते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने बेसिकली बताया कि जी हम अल्टरनेटिंग नहीं अप्लाई कर रहे बल्कि डीसी अप्लाई कर रहे हैं। और फिर हमने वहाँ पे एक सर्किट के अंदर ये लोड है हमारा, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको इंडिकेट भी कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है जिससे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं डायरेक्शन करंट की, और उससे फिर वेव बन रही है, स्क्वायर वेव बन रही है, लेकिन उसमें साइकिल्स हैं। तो इसमें एम्पलीट्यूड तो हाँ 0 से लेके फिर वो एक स्पेसिफिक वैल्यू तक चला जाता है, फिर वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। ये बता रहा है कि ये सिंपल एक आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए अल्टरनेटिंग करंट एक्सप्लेन कर रहा है। Now in most circuits, in practice, it isn't a sudden instantaneous switch of function like this. Usually the current builds up one way and then decays down through zero to build up again in the opposite direction, before decaying back again to zero. ये बेसिकली आपको बता रहा है कि इन रियलिटी अभी आप जो ऊपर वेव देख रहे हैं, ये तो आपको उसने सिंपल एक एसी समझाने की कोशिश की कि आपने कनेक्शन कर दिया जी, पॉजिटिव के साथ पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दिया तो एक पॉजिटिव वेव फॉर्म बन गई, नेगेटिव के साथ कर दिया तो नेगेटिव वेव फॉर्म बन गई लोड का। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में रियलिटी में ये वेव फॉर्म नहीं होती, बल्कि ग्रेजुअली करंट जो है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है 0 से और पीक तक जाता है और फिर दोबारा 0 पर आता है और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये जो नेगेटिव आप देख रहे हैं ना, ये नेगेटिव हाफ कहलाता है। ये एक एसी का साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। जो नेगेटिव हाफ साइकिल है आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बेसिकली डायरेक्शन चेंज हो रही है। नेगेटिव डजंट हैज एनी नेगेटिव मीनिंग इन दिस केस, इट जस्ट रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ डायरेक्शन। अंडरस्टूड? ओके, आगे चलते हैं जी, देखते हैं। Gradual build up one way, decay. Build up the other way, decay again, and so on. This produces the sine wave. ये वेव पहले भी बताया है, आगे भी इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, साइन वेव कहलाती है, साइनोसाइडल कर्व। As well as showing the current flowing, the sine wave also shows how the voltage is varying. Starting at zero, going through the complete series of changes, through zero and back to zero again. We say that a cycle has been completed. ये साइकिल बेसिकली क्या होता है एसी का? एक साइकिल होता है बेसिकली, उसमें उसमें एक आप समझ लें ये जो क्रस्ट होती है और एक ट्रफ होती है। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये आपका होता है जी पॉजिटिव साइकिल, और ये 0 से नीचे वाला जो होता है ये मार्केशन, ये डिमार्केशन, ये जो लाइन लगी हुई है ये रिप्रेजेंट कर रही है जीरो को, जीरो पोटेंशियल को, जीरो वोल्टेज को। ऊपर जा रहा है, इससे ऊपर जो बन रहा है साइकिल वो बेसिकली पॉजिटिव हाफ है, इससे नीचे जो बन रहा है वो नेगेटिव हाफ है, और एक पॉजिटिव हाफ जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाता है। नेगेटिव वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे जो साइकिल बनता है नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाता है। ये दोनों मिला के वन साइकिल कहलाते हैं। The time taken for a cycle is called the period. एक साइकिल कितने सेकंड्स के अंदर पूरा होता है? 20 मिली सेकंड्स में होता है, 10 मिली सेकंड्स में होता है। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक सेकंड में कितने साइकिल्स आकर करते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सही है। और फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड होती है। चलें जी आगे डिस्कस करते हैं इसमें। If in 1 second 4 cycles have been completed, we say the AC has a frequency of 4 cycles per second. नाउ बेसिकली फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम हर्ट्ज लिखते हैं, लेकिन हर्ट्ज बेसिकली एक साइंटिस्ट का नेम है। जिस तरह न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इसी तरह जूल पर कूलम, बेसिकली जूल पर कूलम यूनिट होना चाहिए आपके क्या कहते हैं उसका, आपके वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, लेकिन उसका यूनिट वोल्ट है। अलेक्जेंड्रो वोल्टा जिन्होंने वोल्टाइक सेल डेवलप किया था, उसके नाम पर हमने उसको रखा हुआ है। तो उसी तरह हर्ट्ज हमने रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हर्ट्ज नहीं है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है सीपीएस, साइकिल पर सेकंड। तो ये कह रहा है कि एक सेकंड में
कितने साइकिल एग्जिस्ट कर, देखें कितने कर रहे हैं, यहाँ पे गौर से सारे देखें, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। तो अभी हम कितने, 3 साइकिल हो गए, ये एक साइकिल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरा साइकिल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव साइन वेव का, ये तीसरा साइकिल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये चौथा साइकिल हो गया पॉजिटिव। तो कितने साइकिल हो गए, एक सेकंड में कितने साइकिल एग्जिस्ट अकर कर रहे हैं, 4 साइकिल पर सेकंड, 4 साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में कितने साइकिल अकर कर रहे हैं, हाउ मेनी साइकिल्स आर अकरिंग पर सेकंड, 4 साइकिल एक सेकंड में अकर कर रहे हैं, 4 सीपीएस। एक सेकंड में 50 साइकिल भी अकर कर सकते हैं, एक सेकंड में 100 जो है ना मेगा साइकिल भी अकर कर सकते हैं। FM 99 आप सुनते हैं ना, तो FM 99 की फ्रीक्वेंसी होती है 99 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब एक सेकंड में 99 मेगा साइकिल पर सेकंड, मेगा मींस 10⁻⁶ साइकिल्स अगर कर रहे होते हैं, सही है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो आप ट्रांसमिट रिसीव कर रहे होते हैं। तो एक सेकंड में कितने साइकिल अकर करते हैं, इसको हम कहते हैं सीपीएस और द साइकिल पर सेकंड। और उसका जो एक हमने नाम रखा हुआ है ट्रिब्यूट पेश करने के लिए साइंटिस्ट को, रिनोन्ड, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम किया था, डिस्कवर किया था, हर्ट्ज, सही है जी। तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक साइकिल कितने टाइम के अंदर मुकम्मल होता है, दैट इज टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितने साइकिल्स हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। चलते हैं आगे। In this case, the period, the time taken for one cycle, is of course a quarter of a second. And from this we can see a relationship between period and frequency. Period equals 1 over frequency. अभी मैंने बताया कि इन्वर्स होती है, इनके दरमियान इन्वर्स होती है, अपना रिलेशनशिप होती है। पीरियड जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। The 50 cycle AC of the British National Grid has a period of 1/50th of a second. Incidentally, instead of saying cycles per second, we use the name hertz. In the United States, all electricity is generated at 60 hertz. The AC supply in a ship is usually 60 hertz, 60 cycles per second also. शिप का जो इलेक्ट्रिकल आपकी जो सप्लाई आ रही होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। किसी किसी कंट्री में, पाकिस्तान में, ब्रिटेन में, यहाँ पर 50 हर्ट्ज होती है, अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज है। शिप की जो सप्लाई होती है वो भी 60 हर्ट्ज होती है। तो ये सप्लाई जो होती है आपके पास आ रही होती है, पावर सप्लाई एसी की, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। डीसी की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा होता। लेकिन एसी जो होता है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है। ये साइकिल बन रहे हैं, आप देख रहे हैं एसी में। Diagrams like this are often used to illustrate alternating currents and voltages. As we heard, this particular one is called a sine wave. The peak value of the current, one way or the other, is called the amplitude of the wave. Sine waves representing AC can differ in amplitude depending on the peak values of the current. Also, they can differ in frequency from short peaky waves to broad shallow waves. And they can differ in another important respect which we need to know about. Here are two waveforms of the same frequency, but with different amplitudes. However, they do pass through zero and come to their peak values at the same time. We say that they are in phase. जो दो आपके पास वेव फॉर्म्स अगर आ रही हैं और वो जो पीक से और जो जिस जगह पे उनकी मिनिमम वैल्यू है वहाँ से सेम टाइम के अंदर पास कर रही हैं, तो वो इन फेज होती है। और अगर उनमें, अब ये देखें ना, ये इसमें दोनों की पीक साथ अकर कर रही है, तो इसका मतलब है ये वेव इन फेज है। और अगर वो साथ अकर नहीं कर रही तो वो आउट ऑफ फेज कहलाएगी वेव। Now suppose that one waveform is shifted to the right, so that the zero values and peak values no longer occur at the same time. Two AC waveforms are said to be out of phase. यहाँ पर आपने देखा कि वेव की जो है वो जीरो वैल्यूज, यहाँ पर जो जीरो वैल्यूज हैं, ये जीरो वैल्यू जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, वो एक वेव का जो है और दूसरी वेव का आपस में मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों वेव्स जो हैं ये आउट ऑफ फेज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी जी? आउट ऑफ फेज। ये रिलेटिव है और दोनों वेव्स को देखकर ही हम बताते हैं
कि दो वेव्स जो है वो इन फेज है या आउट ऑफ Difference फेज। between them is called the phase difference. इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो डिग्री के अंदर नापा जाता है, मेजर किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज द फेज डिफरेंस। There's one final thing we must know about AC. Suppose the peak value of this AC is 1 amp. It is only 1 amp at 2 instants during the cycle. So it will not provide as much power as a direct current of 1 amp, which is at 1 amp all the time. Although the peak value of the AC is 1 amp, its effective value is considerably less than 1 amp. In fact, there's a formula for the effective value of the alternating currents or voltages. Its effective value equals 0.707 times peak value. For example, an AC of peak value 10 amps has an effective value of only just over 7 amps. The effective value of an AC is called the root mean square value, or RMS value. So the RMS value equals 0.707 times peak value. When alternating currents and voltage are specified, it's always the RMS value. For example, the household voltage of 240 volts is the RMS value. The peak voltage is in fact nearly 340 volts. And now let's sum up. We know what an alternating current is, and that it is most useful where large amounts of power have to be transmitted, and where voltage changes by transformer are required. We have learned what we mean by period and frequency, and the relationship between them. We've become familiar with the sine wave way of showing alternating currents and voltages. And finally, we heard about RMS values. In the next part, we'll be thinking about the important topic of induction, which will lead us straight to the transformer and how it works. तो ये हमने समझने की कोशिश की थ्रू अ सीबीटी के अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है, और फिर हमने अल्टरनेटिंग करंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया कि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका पीरियड होता है, उसमें साइकिल्स होते हैं। आइए इसी चीज को थोड़ा सा और डेप्थ में आगे बढ़ते हैं। एसी जनरेट कैसे होता है? जब कभी आप कोई कॉइल जो है वो रखते हैं दो फील्ड मैग्नेट्स के दरमियान, परमानेंट मैग्नेट के अंदर की फील्ड के अंदर रखते हैं, और उस कॉइल को आप मैकेनिकली रोटेट करते हैं, तो उसकी रोटेशन की वजह से जब वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो वो जो है वो प्रोड्यूस करता है एसी। एसी के साइकिल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये जो कॉइल है इसको घुमा रहा होता है, प्राइम मूवर घुमा रहा होता है, और उसकी वजह से कॉइल रोटेट कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल। When a conductor is placed in a magnetic field and either the field or the conductor moves, field move करे या फिर कंडक्टर मूव करे, या तो आप मैग्नेट को घुमा दें या आप अंदर जो कॉइल है कंडक्टर है उसको घुमा दें, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। उसके अंदर कंडक्टर में जो आप लूप है, ये यहाँ पे वायर लूप है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर ईएमएफ या इसमें कॉइल लगाया जाता है एक्चुअल में, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये बेसिक एसी जनरेशन का फिनोमेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी देख रहे हैं बेसिक एसी जनरेटर की, कि देयर आर टू मैग्नेटिक पोल्स, उनके दरमियान एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ये देखें आप, ये दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल, और इन दोनों के दरमियान में आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल कर रही है, और उसके बीच में एक कॉइल है। कॉइल जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे एक प्राइम मूवर के साथ जुड़ा हुआ है। जब कॉइल को रोटेट किया जा रहा है तो यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगे हैं, स्लिप रिंग्स जो है वो कनेक्टेड हैं, उनका कांटेक्ट है कॉइल के साथ, जो भी करंट बन रहा है कॉइल उसको कलेक्ट कर रहे हैं। साथ में यहाँ कार्बन, ये ग्रेफाइट के ब्रशेस लगे हुए हैं, ये स्पार्किंग, जो स्पार्किंग होती है, आर्क बनता है, उसको रिड्यूस करने के लिए लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं उसके नतीजे में एक हमारे पास जो है वो एसी की जो है वो वेव फॉर्म हो रही है। सही है, तो ये हमारे पास जो है ये एसी की फॉर्मेशन हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट बन रहा है, और ये फिनोमेना है
कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रोटेट करवाते हैं तो उसके जो आउटर उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। आइए आगे चलते हैं और एक सीबीटी देखते हैं रिगार्डिंग द बेसिक एसी जनरेशन। AC generator. Do you know that most of our electrical energy comes due to the spinning of rotors in the AC generator of power stations like nuclear power stations, thermal power stations, and hydroelectric power stations, and so on? What is an AC generator? An AC generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. AC generator was originally designed by Nikola Tesla. What is within? Listed here are the contents of this module. The working of an AC generator is based on electromagnetic induction. That is, whenever the flux passing through a circuit changes, an EMF is induced in it and a current begins to flow. The direction of induced EMF is given by Fleming's right-hand rule or Lenz's law. Fleming's right-hand rule. Stretch the forefinger, the middle finger, and the thumb of the right hand, such that they are mutually perpendicular to each other. If forefinger indicates the direction of the magnetic field, thumb indicates the direction of motion of the conductor, then the middle finger indicates the direction of the induced current in the conductor. Lenz's law. It states that the direction of induced current is such as to oppose the very cause producing it. Components of an AC generator. An AC generator consists of a magnet with concave cylindrical poles, an armature, and a current collecting arrangement. The current collecting arrangement consists of slip rings and brushes. Armature is a soft iron core on which a coil having a large number of turns of insulated copper wire is wound. आर्मेचर बेसिकली आपका कंडक्टर होता है, कॉइल होती है, लूप होती है जिसके अंदर Magnetic बहुत सारे poles कॉइल्स are concave and cylindrical. The concave poles produce a radial magnetic field. ये मैग्नेटिक पोल्स परमानेंट मैग्नेट के पोल्स एक मैग्नेटिक फील्ड Slip प्रोड्यूस rings. The ends of the armature are connected to two slip rings. They rotate along with the coil.
The slip rings are made of metal and are insulated from each other. Brushes. There are two brushes, B1 and B2, made of carbon. One end of each brush is in contact with the rotating slip rings and the other end is connected to an external circuit. Here the brushes are connected to a galvanometer. Observe that the brushes do not rotate with the coil. Working. As the armature rotates about an axis perpendicular to the magnetic field, it keeps on changing its relative orientation with respect to the field. Thus, the flux keeps on changing continuously with time. फैराडे ने क्या बताया था जी? EMF induced will be directly proportional to the rate of change of magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट चेंज, अब ये रेट कैसे चेंज हो रहा है? जब आपका कॉइल मुस्तकिल रोटेट कर रहा है अंदर, तो क्या हो रहा है? दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ. अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है. जब कॉइल रोटेट कर रहा है तो फ्लक्स जो है, कॉइल की रोटेशन की वजह से फ्लक्स वेरी कर रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि कॉइल जो है वो एक एंगल बना रहा है फ्लक्स के साथ. सही है ना? किसी जगह वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रॉपरली कट कर रहा है, किसी जगह पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल उसके साथ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है. तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि जब वो उसकी आप प्रॉपर मूवमेंट करा रहे हैं, प्राइम मूवर घूम रहा है और उसकी वजह से आपकी कॉइल अंदर रोटेट कर रही है, तो इसी उसकी वजह से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और वो आपके स्लिप रिंग्स के ऊपर आ रही है और वहाँ कार्बन ब्रशेस के थ्रू हम करंट उसको कलेक्ट कर रहे हैं और वो आप गलवानोमीटर के ऊपर उसको देख रहे हैं. आइए इसको आगे देखते हैं क्या होता है जी. तो अंदर यहाँ पर वही हो रहा है, ये फैराडे लॉ के मुताबिक ही हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही हो रही है. This change in magnetic flux induces an EMF. If the outer terminals of the armature are connected to an external circuit, an electric current flows through it. The deflection of the galvanometer needle indicates that an EMF is induced. Graphical representation. Observe the plot and the movement of the coil to understand the sinusoidal nature of the induced EMF. जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि रोटेशन हो रही है, तो साइड पे आप देखें एक कर्व आपको नजर आ रही है साइनोसाइडल प्रोड्यूस होती हुई. रोटेशन की वजह से जैसे जब ये रोटेट कर रही है कॉइल, तो उसकी वजह से फ्लक्स लिंक विद दैट कॉइल जो अंदर रोटेट कर रही है, जो अंदर वायर लूप है, वो कंडक्टर है जो रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो चेंज कर रही है और उसकी वजह से आप Explore देख रहे and हो learn the कि workings ईएमएफ of an इंड्यूस हो AC रही है. generator. Play around with the frequency and the direction. Observe the deflection of the galvanometer needle and the change in the nature of the graph. This will help you understand the workings of an AC generator. Assessment. Here is an exercise to assess your comprehension. The questions will appear one at a time on the screen. To keep your score valid, refrain as far as possible from wild guessing. चलिए जी, आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं. अभी हमने एसी जनरेटर को समझा कि किस तरह से एसी जनरेटर काम करता है. यहाँ पर भी वही आपको एक एनिमेशन नजर आ रही है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स जो है उनके दरमियान में एक मैग्नेट आपको नजर आ रहा है, ये देखें, और ये नॉर्थ पोल है, दिस वन इज द साउथ पोल. और आप देखें कि नॉर्थ से साउथ जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रेवल कर रही हैं इस मैग्नेट के दरमियान, ये जो यू शेप मैग्नेट है. और उसके अंदर जब हमारी कॉइल रोटेट कर रही है तो ये स्लिप रिंग्स के ऊपर जो है वो एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रही है तो वो आप देखें कि वो आपके लोड से पास हो रही है, और लोड के साथ हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो बता रही है कि जी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है. आप ये देखें साथ में आपको एक साइनोसॉइडल कर्व भी नजर आ रहा है और आपको नजर आ रही है कि जी जैसे जैसे कॉइल मूव कर रहा है कहाँ कहाँ पर उसकी मूवमेंट जो है वो जा रही है.
An AC generator is an electric generator that converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternative EMF और alternating current. AC जनरेटर एक डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी प्राइम मूवर जिसको मोशन करते हैं, अब आप आगे उसके टरबाइन लगा दें, डैम में उसको रख दें, तो डैम के अंदर टरबाइन आपने लगाई दी है, वो मूव कर रही है, रोटेट करा रही है प्राइम मूवर को, या फिर आप उसके साथ एक विंड मिल लगा दें, सही है ना, होता वो बेसिकली वो कन्वर्जन ही कर रहा होता है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा होता है। अंदर हो क्या रहा होता है कि मैग्नेट्स के दरमियान में कॉइल रोटेट करती है, और जब कॉइल रोटेशन होती है तो उससे आपके पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सही है। जहां पर स्लिप रिंग्स लगे होते हैं तो वहां पे आपके पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ आप इंड्यूस होती है। जब कम्यूटेटर होता है, एक खास किस्म की डिवाइस होती है, तो वो डीसी जनरेटर बन जाता है, वो डीसी आपको जो है ना पल्सेटिंग डीसी दे रहा होता है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स होते हैं, नेगेटिव साइकिल्स नहीं होते। यहाँ पे आपको कंप्लीट एसी का साइकिल मिल रहा होता है, ये अल्टरनेटिंग साइन वेव जनरेट कर रहा होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, आपको समझा दिया अभी, इससे पहले वीडियो में दिखा दिया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस। तो जब ये कॉइल रोटेट करती है तो रेट ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एज अ रिजल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और ये डिस्कवर किया था फैराडे। आइए आगे चलते हैं, ये आप डायग्राम देख लें, कंपोनेंट्स देख लें, ये लेवल डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है। ये दो आपके पास जो है वो फील्ड मैग्नेट्स, ये आपके पास एक मैग्नेट है, उसके ये दो पोल्स आपको नजर आ रहे हैं, यू शेप मैग्नेट होता है अमूमन, और इसमें आप देखें ये परमानेंट मैग्नेट है, इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ये आप देख रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स जो है वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल कर रही हैं, और उसके दरमियान एक वायर लूप या कंडक्टर है, वो कंडक्टर जब जो है रोटेट करेगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, स्लिप रिंग्स के थ्रू उसको आप कलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देखें ये कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं, ये आर्किंग को कम करने के लिए होते हैं ताकि स्पार्क ना हो, इलेक्ट्रिक आर्क जो बनती है वो ना बने, स्पार्किंग ना हो। और ये ग्रेफाइट के बने हुए कार्बन ब्रशेस है, इनके थ्रू हम जो है वो करंट को, ये एसी साइकिल हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं, और वो फिर अपने आगे अगर कोई लोड लगा देते हैं या आगे अगर कोई मीटर लगा देते हैं उसको हमें एसी साइकिल मिलता है। तो बेसिक अगर आप एसी जनरेटर देखना चाहते हैं तो साइकिल्स में डायनामो लगा होता है, वो भी उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, उसमें फील्ड रोटेट कर रही होती है, और सेंटर में जो है ना वो कॉइल होती है, और उसके अंदर फिर फील्ड की रोटेशन की वजह से कॉइल जो होती है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और उससे फिर साइकिल, बाइसिकल के अंदर आप बल्ब या मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो चला सकते हैं। साइकिल क्या होता है जी, अभी हमने डिस्कस भी किया था, दोबारा डिस्कस करते हैं। वन कंप्लीट पॉजिटिव और एंड वन कंप्लीट नेगेटिव, यानी कि एक पूरी पॉजिटिव और एक पूरी नेगेटिव अल्टरनेशन जो होती है, यानी ये जो ये हाफ साइकिल होता है ऑफ अ करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड साइकिल। ये साइकिल कहलाता है, चाहे करंट का हो चाहे वोल्टेज का हो। ये आपको नजर आ रहा है कि एक कंप्लीट साइकिल है, इसमें एक पॉजिटिव हाफ है, एक नेगेटिव हाफ है। आगे चलते हैं जी, फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एसी पर सेकंड इज कॉल्ड या इज रिफर्ड टू एज अ फ्रीक्वेंसी। कितने साइकिल्स अगर कर रहे हैं एक सेकंड में, अब यहाँ पे कितने कर रहे हैं आप देखें, सही है, साइकिल पर सेकंड कितने कर रहे हैं, 3, एक साइकिल यानी पॉजिटिव नेगेटिव, एक साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3, तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स अगर करते हैं। हमारे यहाँ जो सप्लाई आ रही होती है 50 हर्ट्ज भी आ रही होती है, कुछ जगह 60 हर्ट्ज आ रही होती है, तो एसी सप्लाई जो आ रही होती है बाद जगह 60 हर्ट्ज की होती है, बाद जगह 50 हर्ट्ज की होती है, कहीं पर 60 साइकिल पर सेकंड अगर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, अगर कर रहे होते हैं, कहीं पर 50 साइकिल पर सेकंड अगर कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है एसी वेव की। पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू complete one cycle of a waveform is called the period of the wave। पीरियड क्या होता है जी, एक पॉजिटिव, या आप यहाँ तस्वीर में पिक्चर में देख भी रहे हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है, ये पॉजिटिव अल्टरनेशन कहलाती है, ये नीचे वाली नेगेटिव अल्टरनेशन, जीरो से नीचे वाली है नेगेटिव अल्टरनेशन, और ये कंप्लीट मिल के ये कितना टाइम लेते हैं ये अकर करने में, दैट इज नोन एज द पीरियड ऑफ द वेव। और ये मिली सेकेंड्स में भी होता है, सही है ना, इसको हम मेजर करते हैं, ये पीरियड ऑफ द वेव कहलाता है, और ये इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी के। टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सही है ना। T इज इक्वल टू 1/f। पीक वैल्यू क्या होती है जी, ये जो आपकी पॉजिटिव अल्टरनेशन होती है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड द पीक वैल्यू। द पीक वैल्यू या नेगेटिव अल्टरनेशन होती है उसकी भी मैक्सिमम पीक वैल्यू कहलाती है। नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेशन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पोलैरिटी यानी उनकी डायरेक्शन चेंज होती है फ्लो की एक्चुअल में।
द पीक वैल्यू ऑफ, इसका मैथमेटिक्स से कोई वो नहीं है, वो नेगेटिव का मतलब वो मैथमेटिक्स वाला नेगेटिव नहीं है कि माइनस कर रहा है कुछ, वो डायरेक्शन है माइनस से। कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले आप, मैथ यहाँ पे नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो नेगेटिव साइकिल है उसकी डायरेक्शन अलग बताने के लिए उसके साथ नेगेटिव लगाया। द पीक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पॉइंट ऑन द वेव फॉर्म विद द ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड। जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वेव फॉर्म का, वो कहलाती है जी पीक वैल्यू। सही। और ये दोनों पीक वैल्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव पीक वैल्यूज जब मिला लेते हैं तो वो पीक टू पीक वैल्यू कहलाती है। यानी कि पीक टू पीक वैल्यू जो होती है वो ट्वाइस ऑफ द पीक वैल्यू होती है। वी पीक टू पीक इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द वी पीक। पीक टू पीक वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का ट्वाइस होती है, पीक टू पीक वैल्यू कहलाती है। सही। एवरेज वैल्यू क्या होती है जी? 63.6% of the peak value is the average value। ये आपको यहाँ दिखा भी रहा है कि ये एसी साइकिल बना हुआ है, पॉजिटिव अल्टरनेशन नेगेटिव, तो इसमें जो पीक वैल्यू है ये पॉजिटिव अल्टरनेशन ये बनी हुई है पीक वैल्यू, और इसका 63.6% जो है वो एवरेज वैल्यू कहलाती है। सही। आगे चलते हैं। इन वैल्यूज की कैलकुलेशन में डिफरेंट जगह पे वैल्यू है, वहां पे इनको यूज किया जाता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, the instantaneous value is the value of the voltage at a particular instant in time। किस इंस्टेंटेनियस वैल्यू बेसिकली हमें ये बताती है कि इस पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं आपको फिगर में इंडिकेट भी कर रहा हूँ, ये पॉइंट पे ये जो आपका 1 है या उससे पीछे ये वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो 20 वोल्ट है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की। सही। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, सही ना, मिसाल के तौर 1 मिली सेकेंड पे या जो भी आपका टाइम है उसके ऊपर, स्पेसिफिक पॉइंट पे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर कितनी वैल्यू है वेव की, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू होती है जी 707 टाइम्स द पीक वैल्यू, ये 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू होती है और ये इफेक्टिव वैल्यू कहलाती है। ये भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल होती है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज इक्वल टू 0.707 या 0.707 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। इसको आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। ओम्स लॉ इन एसी सर्किट्स, व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेन्स ओनली रेजिस्टेंस, जब वहां पे रेजिस्टेंस होती है खाली तो वो ओम्स लॉ फॉलो करती है। एंड वेरियस रूल्स दैट अप्लाई टू द वोल्टेज करंट पावर इन अ डीसी सर्किट आल्सो अप्लाइज टू द एसी सर्किट। फिर वो जो एसी सर्किट के लॉज हैं वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। सही। तो ये आपके आगे वो सारे में फार्मूले दिए हुए हैं, वही फार्मूला इस्तेमाल होता है, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी की जगह आप ई भी लिख सकते हैं, ई स्टैंड फॉर ईएमएफ। सही। तो ये देखें यहाँ पर आप ये फार्मूला देख रहे हैं, ये ओम्स लॉ लगा हुआ है एवरेज के लिए, तो फिर वोल्टेज की भी एवरेज वैल्यू रखनी पड़ेगी। पीक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, तो फिर वोल्टेज की भी मैक्सिमम वैल्यू ही रखेंगे। पीक टू पीक वैल्यू रखेंगे तो फिर वोल्टेज की भी, करंट की, तो फिर वोल्टेज की भी पीक टू पीक वैल्यू रखेंगे। सही है। और ये मुख्तलिफ आपको जगह पे कैलकुलेशंस दिखाई दी है कि कैसे आप फार्मूलाज को यूज करके एवरेज वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू का जो है वो 0.636% होती है, और इफेक्टिव वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू का 0.707 होती है टाइम्स। तो उसके थ्रू हम ओम्स लॉ, रेजिस्टिव जो सर्किट्स होते हैं उनमें यही ओम्स लॉ अप्लाई होता है। चले आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है। इफ अ कंपास, अगर कंपास आप उस करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में रखें, मैग्नेटिक कंपास जो नेविगेशन के भी काम आता है, तो वो उसकी जो नीडल होती है वो ट्रू नॉर्थ नहीं बताएगी, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं बता रही होगी, वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो फील्ड है मैग्नेटिक, वो नहीं बताएगा कंपास को। एक्चुअली इट इज डिजाइन टू मेजर दैट। लेकिन जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ उसको रखेंगे, जैसे यहाँ पर सेटअप दिखाया हुआ है, एक सर्किट बना हुआ है, एक आपके पास जो है वो बैटरी है और वो उसके साथ एक कंडक्टर है, और जब कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो रहा है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है, और वो आप कंपास के थ्रू उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। जिस तरह आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं, उसी तरह वायर की भी आप कंपास के थ्रू कर सकते हैं। तो कंपास एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड को, और पहली दफा हुआ यही
कि एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरियस्ट। उसने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है। और वाकया ये है कि वो बेचारा काम कर रहा था अपनी लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स को करके बता रहा था कि जी वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बता रहा था कि जी देखें, ये जो है ना, एक पानी के अंदर उसने एक कॉइल रखा हुआ था और उसने उसके अंदर जो है वो उसके साथ उस जमाने में बैटरी होती थी, उसको कहते थे वोल्टाइक पाइल, केमिकल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, वो प्रोड्यूस कर रहा था वो वोल्टाइक पाइल के साथ कनेक्ट करके। तो उसने देखा कि मैग्नेटिक नीडल ट्रू नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं बता रही है, बल्कि वो तो उस वायर की फील्ड के साथ जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, उस वायर की फील्ड को इंडिकेट कर रही है। तो फिर उसने मैग्नेटिक कंपास को हिला के देखा इर्द गिर्द, तो उसने देखा कि वो तो करंट के साथ तो उछल पड़ा हो। उसने कहा ये तो मैंने एक बड़ी नई चीज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दरियाफ्त के लिए पढ़ा रहा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब हम किसी कॉइल में से करंट गुजारते हैं तो वो हीट हो जाता है, और ढूंढ लिया उसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आइए इसको समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर को समझते हैं, क्या कह रहा है वो। कुछ मैंने आपको बेसिक बता भी दी है। इफ अ कंपास इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आप कंपास को प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक कंपास को प्लेस करते हैं विसिनिटी में इर्द गिर्द करंट कैरिंग कंडक्टर की, द कंपास नीडल विल अलाइन इटसेल्फ एट राइट एंगल्स टू द कंडक्टर, वो राइट एंगल पे अलाइन कर लेगा अपने आप को कंपास नीडल विद द कंडक्टर, thus indicating the presence of the magnetic force, वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा, क्योंकि कंपास की जो नीडल होती है वो भी मैग्नेटाइज होती है, तो वो इंडिकेट करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है इस एरिया में। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड, उसको वो डिटेक्ट करेगा और इंडिकेट करना शुरू कर देगा। तो अपने जहन में रखें, जब भी ये पिक्चर आपके आगे सामने नजर आ रही है, मैंने समझा दी, दोबारा समझा दूं, जब भी किसी आप वायर को कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ और उसमें से करंट पास करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये देखें करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट, तो उसके गिर्द एक जो वायर होगा उसके गिर्द एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी। अंडरस्टूड? चले जी आगे। ये एक छोटा सा हमारे पास सीबीटी है, वो देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। Magnetic field around a straight conductor. Magnetic field around a straight conductor can be understood by the following activity. Take a flat cardboard and cover it with a white sheet of paper. In the middle of the cardboard, make a hole and through it pass a thick wire and connect the ends of the wire to a dry cell using connecting wires. Plot magnetic lines of force around the conductor with the help of plotting compass. It is observed that the lines of force are in the form of concentric circles. The direction of the lines of force will be clockwise. The experiment is repeated again, but now the current is passed in the opposite direction as shown in the figure. Then the lines of force will be in anti-clockwise direction. If the strength of the current is increased, then the number of lines of force around the conductor increases. This in turn increases the magnetic strength of the conductor. तो ये आपने देखा एक एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप खुद भी कर सकते हैं। घर में एक छोटा सा आपने ड्राई सेल लेना है और आपने उसके साथ एक कंडक्टर लगा देना है, एक कार्डबोर्ड ले लेना है और आपने मैग्नेटिक कंपास से उसके ऊपर एक पेपर लगा के उसके ऊपर आप मैग्नेटिक कंपास से प्लॉट कर सकते हैं कि जी नॉर्थ टू साउथ की तरह मैग्नेटिक लाइन। तो ये एक कंसेंट्रिक सेंटर में ये जिस तरह सर्कल्स बनते हैं ना, तो ये एक उनका सेंटर जो होगा वो एक होगा और उसके इर्द गिर्द सर्कल की फॉर्म के अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स बन के उनकी फॉर्म के अंदर ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी बड़ी आसान है, आपको पता है, राइट हैंड रूल के थ्रू भी हम निकालते हैं। और वो यही बताता है कि अगर थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, मैं बोल रहा हूँ कन्वेंशनल करंट, समझ जाएं,
कन्वेंशनल करंट पुराने जमाने वाला करंट, और वो बेसिकली मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव पॉइंट करेगा, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है, जो ट्विस्ट ऑफ फिंगर्स है, इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इसको कहते हैं जी राइट हैंड रूल। और लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो होता है जी आपके इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो के लिए। इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो जो होता है बेसिकली वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। आइए लेफ्ट हैंड रूल फॉर ए कंडक्टर देखते हैं। इफ यू ग्रैस्प, अगर आप ग्रैप्स कर लें द कंडक्टर इन योर लेफ्ट हैंड के अंदर अब कंडक्टर को जो है वो अपने ग्रैप्स कर लें आप विद द थंब एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो। थंब जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा हो, जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। योर फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। आपकी फिंगर्स जो हैं वो बताएंगी डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। ये एक लेफ्ट हैंड रूल है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो को सामने रखते हुए बनाया गया। इससे पहले राइट हैंड रूल भी बहुत सारी किताबों में मौजूद है, लेकिन हमारे सिलेबस में लेफ्ट हैंड रूल है। चले आगे चलते हैं। मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल। अच्छा, कॉइल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जी, सही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बन जाती है जी? कॉइल में भी बन जाती है। ये कॉइल आपको नजर आ रहा है, ये मैं कॉइल के पास चला गया हूँ अभी, सही है, ताकि आपको अच्छी तरह से मेरी बात समझ आ जाए। बार बार मैं यही शेर दोहराता हूँ, अंदाजे बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो जब भी कॉइल के अंदर से आप करंट पास करते हैं तो कॉइल जो होता है उसको हम एक कोर के ऊपर रैप अप कर देते हैं, और उसके अंदर से जब भी करंट पास करते हैं तो कॉइल के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। नजर आ रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको, सही है, नॉर्थ टू साउथ ये फ्लो कर रही है। और कॉइल आप देखें बिल्कुल वैसे ही उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनी हुई है जैसे एक बार शेप मैग्नेट की बनी होती है। बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? सही है। तो इसको सोलेनॉइड भी कहते हैं। व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, जब करंट कॉइल से पास किया जाता है, द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द टर्न्स, जितने भी टर्न्स आप बनाते हैं उसके अंदर, उनका कंबाइंड इन्फ्लुएंस जो है प्रोड्यूसेस अ टू पोल फील्ड। उसके अंदर दो पोल्स की फील्ड फॉर्म हो जाती है, सिमिलर टू दैट ऑफ अ सिंपल बार मैग्नेट। वही जो बात मैं कह रहा था, बार मैग्नेट की तरह की फील्ड पैदा हो बन जाती है इसके अंदर। वन एंड ऑफ द कॉइल इज अ नॉर्थ पोल, ये आप देख रहे हैं। ये मैं अभी नॉर्थ पोल के पास चला जाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये नॉर्थ पोल है, क्योंकि आपने, मुझे लग रहा है तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप लोग। वन एंड ऑफ द कॉइल इज अ नॉर्थ पोल, एक एंड जो है वो उसका नॉर्थ पोल होता है, और एंड द अदर एंड इज द साउथ पोल, और दूसरा एंड जो है वो क्या होता है जी? साउथ पोल होता है। तो ये कहलाती है जी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल। आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं जी। और मैं अब जरा दूर चला जाता हूँ क्योंकि सीवीटी चलाने का टाइम आ गया है। तो सीवीटी चलाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होती है। Magnetic field in a solenoid. Let us study what is a solenoid. An insulated copper coil is wound around some cylindrical cardboard or plastic tube such that the length of the coil is greater than its diameter. Then it behaves like a magnet when an electric current flows through it. It is called a solenoid. Look at the figure of a solenoid. When an electric current is made to flow through it, then each turn of the coil behaves like a magnet. In figure A, current is flowing into the coil in clockwise direction. So, the left-hand side of each turn of the coil acts as south pole, whereas right-hand side of each turn of the coil acts as north pole. In figure B, current is flowing into the coil in anti-clockwise direction. So, the left-hand side of each turn of the coil acts as north pole, whereas right-hand side of each turn of the coil acts as south pole. Thus, the situation becomes similar to a number of small bar magnets placed end to end
with their opposite poles facing each other such that they collectively act as a bar magnet. Thus, a solenoid behaves like a bar magnet. So it is clear that if the number of turns in a solenoid increases, then the magnetic effect also increases. The magnetic field around the solenoid is similar to the magnetic field around a bar magnet. तो हमने समझा, जो बताया था वही आपको आगे इसमें थोड़ा सा और डिफाइन करके और एनिमेशन के जरिए समझाया हुआ सीवीटी के अंदर। और ये बताया हुआ है कि जी जब कॉइल के अंदर से करंट पास होता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड होती है ऑफ द बार मैग्नेट की। चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया हुआ है कि एक आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है और फिर आपने कंपास रखा और उन लाइंस को प्लॉट कर लिए। तो ये मैंने आपको एक टास्क दे दिया, आपने जब भी लैब में जाना है तो आपने टास्क परफॉर्म करके देखना है, कंपास से आपने प्लॉट करना है कि आया मैं जो बता रहा हूँ आपको वो सही भी है कि गलत है। आपने खुद भी उसको चेक करना है, सही है ना। तो एक कंपास ले लीजिएगा और एक पेपर ले लीजिएगा, एक बैटरी ले लीजिएगा या पावर सप्लाई, और आप उसके साथ एक बैटरी ले लीजिएगा और उसके साथ एक ड्राई सेल छोटा, और उसके साथ एक वायर कनेक्ट करके और उसके गिर्द प्लॉट करके देखिएगा कि आया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर मौजूद भी हैं कि नहीं। चले आगे चलते हैं। पोलैरिटी ऑफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलैरिटी है वो क्या होती है, सही है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उसकी क्या पोलैरिटी होती है, ये आप देख रहे हैं ना कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है यहाँ पर, ये देखें इसकी पोलैरिटी है ना। तो वो पोलैरिटी क्या है, सही है ना। वो पोलैरिटी जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किस तरह से आपको पता चलेगा किस तरफ नॉर्थ बना है और किस तरफ साउथ बना है। बेसिकली वो करंट की डायरेक्शन से ही पता चलता है। आपको अंदाजा हो गया होगा जिस तरह लेफ्ट हैंड रूल फॉर कंडक्टर है वैसे ही लेफ्ट हैंड रूल फॉर कॉइल भी है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन अ कॉइल इज नोन। जब आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता है कि किस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, यू कैन डिटरमिन द मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ द कॉइल। आप कॉइल की मैग्नेटिक पोलैरिटी को डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल फॉर कॉइल्स, बाय यूटिलाइजिंग द लेफ्ट हैंड रूल फॉर कॉइल। जिससे पहले आपने फॉर कंडक्टर पढ़ा था, वो कुछ और है, वो ये था कि थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन of the current, then fingers will point, curl of fingers, twist of fingers will point in the direction of the magnetic field। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कॉइल के लिए है। अब क्या है आगे देखते हैं। You can determine the magnetic polarity of the coil। मैग्नेटिक पोलैरिटी का मतलब है नॉर्थ किधर है पोल और साउथ किधर है, याद रहेगा। चलें आगे चलते हैं। यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल फॉर कॉइल्स, दिस रूल इज स्टेटेड एज फॉलोज। ये रूल आप स्टेट किया हुआ है, क्या है जी। ग्रैब्स द कॉइल इन योर लेफ्ट हैंड के अंदर कॉइल को ग्रैब करें अपने, विद योर फिंगर्स रैप्ड अराउंड, फिंगर्स को रैप करें, सही है, कॉइल के ऊपर, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव फ्लो करता है, पहले भी डिस्कस किया है लेफ्ट हैंड रूल फॉर कंडक्टर्स में। योर थंब देन पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। तो आपका थंब जो है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, पिक्चर भी दिखाई दी, किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा थंब, इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। तो इस लॉ के तहत, कंडक्टर्स के इस रूल के तहत आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आपकी जो पोलैरिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की सोलेनॉइड में किस तरफ नॉर्थ बन रहा है किस तरफ साउथ बन रहा है। अगर आप डीसी अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप एसी अप्लाई कर रहे हैं, क्लियरली सुन लें, तो पोलैरिटी चेंज होती रहेगी साइकिल, हर साइकिल के अंदर। पहले ये वाले साइकिल पे, पॉजिटिव साइकिल में यहाँ पर मिसाल के तौर पे नॉर्थ है तो इधर यहाँ पे साउथ है, अगले साइकिल में यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ है। लेकिन अगर आप डीसी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर पोलैरिटी फिक्स होगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होगी। एसी में जिस तरह उसकी डायरेक्शन चेंज होगी वैसे पोलैरिटी भी आपके मैग्नेट की चेंज होती रहेगी। अंडरस्टूड, समझ आ गया। दोनों के लिए बिहेवियर समझ गए, एसी और डीसी दोनों के लिए। चले आगे चलते हैं फिर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि
लेफ्ट हैंड रूल फॉर कॉइल्स को ही फर्दर डिफाइन किया हुआ है कि एक बैटरी एक कनेक्ट हुआ है, आपके बैटरी कनेक्ट की हुई है आपने कॉइल के साथ, सोलिनॉइड के साथ, इसको कॉइल भी कहते हैं, सोलिनॉइड भी कहते हैं। और वो जो बैटरी है वो आपकी जो है वो जब आपका आपने कॉइल को ग्रैब्स कर लिया अपने लेफ्ट हैंड से, और आपका थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है किस डायरेक्शन में, थंब पॉइंट कर रहा है नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेट के, सही है। तो ये जो है ये डिफाइन कर रहा है हमारे, इस चीज को डिफाइन कर रहा है जी हमारे लेफ्ट हैंड रूल फॉर कॉइल्स को, सही है। ये करंट का फ्लो दिखा रहे हैं आप, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट का इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हो रहा है। ये आपकी सोलिनॉइड है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये देखें एरोज बने हुए, ये आपको यहाँ एरो बने हुए नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, उसी डायरेक्शन में आपने जो है ना आपने अपनी फिंगर्स को रैप किया हुआ है अराउंड दी कंडक्टर, और थंब जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। फिंगर्स यहाँ पे आगे देखें, पढ़े क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के अंदर पॉइंट कर रही है, थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलिनॉइड। तो थंब जो है वो नॉर्थ पोल के जो है वो सोलिनॉइड के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ द, अब ये नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कॉइल। जो स्ट्रेंथ होती है, अभी थोड़े से मैंने हिंट भी दिया, सीबीटी हमने पढ़ी तो हमने पढ़ा कि जी करंट का बढ़ा देंगे मैग्नीट्यूड तो उससे भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसी तरह हमने पढ़ा कि जी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो अभी हम इसको एक जरा अच्छी तरह डिस्कस कर लें कि किन किन चीजों पे स्ट्रेंथ जो है वो कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है। चार ये चीजें हैं। पहली दो चीजें मैंने बता दी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, उसमें जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, कितनी अमाउंट ऑफ करंट कॉइल में से फ्लो कर रही है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, करंट ज्यादा अमाउंट करंट की फ्लो कर रही है तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी फील्ड की, कम कर रही है तो कम स्ट्रेंथ होगी। द रेशो ऑफ द कॉइल लेंथ टू द कॉइल विड्थ, कॉइल की लेंथ और विड्थ का रेशो, ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देन टाइप ऑफ मटेरियल इन द कोर, कोर के अंदर कौन सा मटेरियल है, सही है। कोर का मटेरियल की जो है परमेबिलिटी, ये भी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डिपेंड करती है। आगे चलते हैं, समरी आज के लेक्चर की मैं समराइज कर देता हूँ। आज हमने पढ़ा जी डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, डायरेक्ट करंट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, व्हाइल द अल्टरनेटिंग करंट, हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा कि ये वो करंट है जो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है, और इसमें दो पोलैरिटीज होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये अपनी एम्पलीट्यूड भी जो है वो चेंज करता है। व्हाइल अल्टरनेटिंग करंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो था, मैंने कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, एंड ईदर द फील्ड और द कंडक्टर मूव्स, या तो फील्ड मूव करे या कंडक्टर मूव करे, तो एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट हो जाती है कंडक्टर के अंदर। और ये बेसिकली प्रिंसिपल होता है आपके बेसिक एसी जनरेशन का। अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। जब भी आप किसी कंडक्टर में से मेटालिक किसी वायर के अंदर से आप मैग्नेटिक जो है करंट पास करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, विच कैन बी कॉम्प्रीहेंड बाय यूजिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके गिर्द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन जाती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन जाती है उसके गिर्द। The nature of the magnetic lines around a straight current carrying conductor is concentric circles, उसमें circles बन जाते हैं concentric इर्द गिर्द उस वायर के, with center at the axis of the conductor, उसका जो कंडक्टर का जो सेंटर होता है उसमें उन सर्कल्स का एक्सिस होता है, और इसकी डायरेक्शन भी डिटरमिन कर सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल फॉर कंडक्टर्स के थ्रू। When current is passed through the coil, जब कॉइल के अंदर से करंट पास होता है, the combined influence of all the turns, जो जितने भी टर्न्स कॉइल के ऊपर होते हैं उसकी कोर के ऊपर, उनका कंबाइंड इन्फ्लुएंस ये होता है, प्रोड्यूसेस अ टू पोल मैग्नेटिक फील्ड, उसके टू पोल मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, एक नॉर्थ पोल बनता है एक साउथ पोल बनता है, सिमिलर टू दैट ऑफ अ सिंपल बार मैग्नेट, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है व्हाट्सएप, उसके ऊपर आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।